दोस्तों नमस्ते। आज चौहान वंश की ये तीसरी क्लास है। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी। मैं किसी काम से बाहर गया था। अभी तक मैंने इस चौहान वंश की 2 क्लास करवाई है और 2 क्लास में मैंने सांबर के चौहान 2 क्लास में मैंने सांबर के चौहान आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। पृथ्वीराज प्रथम तक, है ना? पृथ्वीराज प्रथम तक मैंने ये चीजें कंप्लीट करवा दी थी कि पृथ्वीराज प्रथम चौहान वंश का पहला शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और उससे पहले मैंने 2 चीजें और करवाई थी, एक महाराज की उपाधि, एक महाराजा धीराज की उपाधि। तो ये दोनों उपाधियां किस शासकों की है? अगर आप कमेंट करके उत्तर बताते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि याद रखना भी जरूरी है। सिर्फ क्लास ले ली और आधा घंटा आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली और उसको आपने छोड़ दिया तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही ये चीज़ें कंटेस्ट होती जाएगी। ठीक है, आज तो तीसरी क्लास है और मैं आज शुरू कर रहा हूँ अजमेर शाखा। ठीक है, याद रखना, आज करो हम शुरू करेंगे अजमेर शाखा। और अजमेर शाखा के बारे में बहुत उपयोगी शासक है, बहुत प्रसिद्ध शासक है। अपनी विजयों से, अपनी युद्धों से और अपनी कूटनीति से जितने भी प्रसिद्ध शासक थे हमें अजमेर शाखा में ही देखने मिलते हैं। तो अजमेर शाखा के कुछ पर्सन मैंने आज ऐड किए हैं। आज स्पेशल ही पर्सन अजय राज और अर्णोराज के बारे में रहेंगे। दोनों के बारे में जितनी भी चीजें कंप्लीट पढ़ानी थी ना, कंप्लीट मैंने करवा दी है। एक भी पर्सन, एक भी बिंदु मैंने नहीं छोड़ा है जो परीक्षा उपयोगी बिंदु था। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो, चौहान शासक अजयराज के बारे में कौन सा कथन सही है? चौहान शासक अजयराज के बारे में कौन सा कथन सही? ठीक है, इसके पिता का नाम पृथ्वीराज प्रथम था। स्टार लगा के अपने कॉपी में ये नोट कर लेना। और ये प्रश्न अभी हाल ही की परीक्षाओं में ये प्रश्न बना था कि अजयराज के पिता का नाम क्या था। वहां विद्यार्थी ढेर हो गए थे। कोई विग्रहराज द्वितीय कर रहा था, कोई द्वितीय कर रहा था, कोई पृथ्वीराज द्वितीय कर रहा था, परंतु पृथ्वीराज प्रथम ये बहुत उपयोगी लाइन है। ठीक है, अजयराज के बारे में, इसका काल चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल, चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आगे प्रश्न आएगा इसकी क्या वजह है, किस कारण से इसके चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है, मुस्लिमों के प्रति, तुर्कों के प्रति इसकी नीति क्या थी। तो वो सारी डिटेल्स में उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में बनता है कि किस चौहान का काल, चौहानों का कह सकते हैं कि साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है। तो वो है अजयराज। ठीक है, इसने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक, मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था। अपनी कॉपी में स्टार लगा के ये नोट कर लेना कि मालवा का शासक था परमार वंश का शासक नरवर्मन, और उज्जैन पर आक्रमण करके इसको पराजित किया। तो ये तो आप 1 लाख रुपए की लाइन मान के चलो, सबसे बेस्ट लाइन है इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न को आप, इस लाइन को जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, अजयराज शैव धर्म का समर्थक था। ये भी हम पढ़ते हैं कि अजमेर के प्रारंभिक चौहान शासकों में अजयराज हो चाहे अर्णराज हो, ये सभी शैव धर्म के संबंधित थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम याद रखना। और इस परमार वंश के शासक नरवर्मन को पराजित किया, उज्जैन में पराजित किया था। ये नाम आप जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, तो ये कंप्लीट चीजें हैं और इनके बार मुझे नहीं लगता कि अजयराज के बारे में कोई प्रश्न बनेगा। 4 या 5 प्रश्न मैंने ऐड किए हैं, तो आप अच्छे से डिटेल्स इन प्रश्नों को देखना। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखो, इस चौहान शासक ने सांबर के स्थान पर 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि अजमेर, अजमेर, अजमेर को स्थापना करता है अजयराज, स्थापना करता है और 1113 में इसकी स्थापना करता है। और 1113 में ही अजयराज क्या करता है, अपनी राजधानी सांबर से राजधानी स्थानांतरित करता है अजमेर। क्योंकि अजमेर एक तो सत्ता के बीच का केंद्र था
और बहुत सारे विवरणों में अलग-अलग जानकारी मिलती है। कुछ कहते हैं कि नागौर पर तुर्की सत्ता का आक्रमण हो गया था और उस आक्रमण के डर से सांबर के चौहानों का मूल स्थान नहीं बचा पाया था, इसलिए अजयराज ने अ, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो आपको बेसिक ये जानकारी है। और अजमेरू के बारे में गटबिटली दुर्ग भी इसको कहते हैं, वो एक कला संस्कृति का पार्ट है, आप वहां अच्छे से इसको पढ़ते हो। ऐतिहासिक दृष्टि से आपको इतना ही रखना है कि सांबर के स्थान पर अजमेर को राजधानी स्थापित करने वाला या फिर बनाने वाला शासक कौन था, तो वो शासक था अजयराज। डेट आप जरूर याद रख लेना, 1113 ईस्वी में। ठीक है, अजमेरू की स्थापना करता है और अजमेरू को राजधानी बनाता है। बेसिक प्रश्न है, बेसिक प्रश्न बहुत छोटी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न बनते हैं। हाँ, अब देखना हमेशा मैं कहता हूं कि अजयराज के बारे में जितना भी प्रश्न बनता है ना, एक तो वो मालवा के शासक नरवर्मा को पराजित करने का वो सबसे बेस्ट प्रश्न है, या फिर उसकी रजत मुद्राएं। अजमेर शासक अजयराज की रजत मुद्राओं के बारे में कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही की एक परीक्षाओं में प्रश्न बन गया था अजयराज के बारे में कि सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी मुद्राएं चलाई थी, ऐसा प्रश्न बना था चौहानों के बारे में, तो वो अजयराज है। और अजयराज ने रजत मुद्राएं चलाई, ये बहुत उपयोगी प्रश्न है। एक लाइन यहाँ से पूछी जा चुकी है, तो मैंने कोशिश की है कि कंप्लीट मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं। कभी भी कोई भी प्रश्न बन जाए, कोई भी प्रश्न आपके कभी गलत मुद्राओं के बारे में नहीं। इसने अजमेर में एक विशाल टकसाल की स्थापना की थी, ये बहुत उपयोगी लाइन है, क्योंकि अजमेर में भाई टकसाल रजत मुद्राएं तभी तो चलेगी जब टकसाल की स्थापना की जाएगी। तो सबसे पहले इसने टकसाल की स्थापना की और इसने रजत मुद्राओं पर श्री अजय देव नाम अंकित करवाया था और इसकी मुद्राओं पर रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि किस शासक ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे, तो वो भी उसका उत्तर क्या होगा, अजयराज होगा। और वो रानी कौन थी, सोमलेखा। वो रानी कौन थी, सोमलेखा थी। अजयराज की मथुरा से के क्षेत्र में अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये भी बहुत उपयोगी लाइन है। मथुरा के क्षेत्र में मुद्राएं प्राप्त होना, इसका मतलब है कि इसके क्षेत्र के, इसके राज्य का क्षेत्र का विस्तार वहां तक भी माना। ठीक है, तो एक तो अजय देव नामांकित मिलता है, अजमेर में इसने टकसाल स्थापित की और अपनी रानी के नाम के भी सिक्के चलाए थे, रानी के नाम के सिक्के। और रानी वो कौन सी थी, सोमलेखा थी। तो चौहानों में, अजमेर के चौहानों में ये प्रथम शासक है जिसने मुद्राएं, रजत मुद्राएं चलाई है। तो ये लाइन भी बहुत उपयोगी लाइन है और ये प्रश्न उपयोगी बन जाता है क्योंकि वर्तमान में इस प्रकार की प्रश्न शैली चल रही है ना। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत उपयोगी। किस स्रोत से पता चलता है कि अजयराज ने श्रीपंत, श्रीपंत वैसे कहते हैं कि ये जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में कहते हैं कि श्रीपंत कहा जाता है। तो श्रीपंत के सिंगल, यशोराज और चेचिंग नामक राजाओं को पराजित किया था, ये किस स्रोत में मिलता है? मैंने कहा ना आपको शुरुआत में कि अजयराज का काल चौहानों के साम्राज्य का काल कहलाता है। तो साम्राज्य के काल का मतलब क्या हुआ कि एक तो इसने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया, और एक और स्रोत में हमें जानकारी मिलती है कि श्रीपंत के जो 3 शासक थे, सिंगल, यशोराज और चेचिंग नामक राजाओं को पराजित करने का उल्लेख कौन से स्रोत में मिलता है? तो ये स्रोत वाली लाइन बहुत उपयोगी है। तो ये जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख, ये जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। ये जानकारी मिलती है कि इन 3 शासकों को अजयराज ने पराजित किया था और इन तीनों का जो एक व्यापक क्षेत्र था वो श्रीपंत कहलाता था। ठीक है, तो ये श्रीपंत वाली बात आप जरूर दिमाग रखना, ये बहुत उपयोगी प्रश्न है। स्पेशल ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न। ठीक है, अच्छे से इसको आप याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अजयराज के समकालीन मुस्लिम शासक जिसको
पराजित करने का उल्लेख प्रबंध कोश नामक ग्रंथ करता है। ये भी बहुत उपयोगी है क्योंकि अजय राज के काल में जो तुर्की शासक था, जो अरबी शासक थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, उसके काल में आक्रमण होता ही रहता था और आक्रमण को रोकने का प्रयास अजय राज ने भी किया था। और एक शासक है जिसको अजय राज ने पराजित किया था और उसका उल्लेख हमें मिलता है प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। और वो शासक कौन है? अब आप याद रखना, किताबों में दो नाम मिलते हैं, ठीक है ना। बेसिक गाइड में आपको ये नाम नहीं मिलेंगे। ऑथेंटिक किताब जब आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपको दो नाम मिलेंगे। एक तो सुल्तान शिहाबुद्दीन अथवा सालार हुसैन। ये दो नाम है, अपनी कॉपी में ये दोनों नाम नोट कर लेना। या तो सुल्तान शिहाबुद्दीन, किसी किसी ग्रंथों में ये दो अलग अलग नाम, एक है सालार हुसैन। वो नाम आप जरूर दिमाग में रखना। इसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? प्रबंध कोश में मिलता है। और इनको पराजित करने वाला शासक कौन था? तो ये शासक भी कौन था? अजय राज था। ठीक है, बेस्ट पर्सन। ये दोनों नाम जरूर दिमाग में आप रखना। इसके अब देखो एक लाइन एड देखो। पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनवी के मतंगों को परास्त किया था। ठीक है ना, ये भी पृथ्वीराज विजय में ये उल्लेख मिलता है कि गजनी के मतंगों को पराजित किया था। मतंगों मतलब कि आक्रमणकर्ताओं को पराजित किया था। ठीक है ना, ये पृथ्वीराज विजय के अनुसार है। और वो ये जो दो नाम है ना, ये है प्रबंध कोश के अनुसार। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। अगर कोई पुस्तक के बारे में कोई पूछ लेना तो पृथ्वीराज विजय याद रखना, उसने मातंगों को पराजित किया था। और मुस्लिम आक्रमण दो शासक जिसको अजय राज ने पराजित किया था, उसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? वो मिलता है प्रबंध कोश में। इसमें मिलता है प्रबंध कोश। तो ये दोनों आप अलग अलग जरूर दिमाग में रख। ठीक है, एक वो बिजोलिया शिलालेख वाली जानकारी, वो भी बहुत उपयोगी जानकारी, उसको भी आप जरूर दिमाग में। ठीक है, ये देखो, चौहान शासक अजय राज ने अपने पुत्र अर्णोराज को शासन सौंप कर किस तीर्थ स्थल के पास तपस्या करने चला गया था? ठीक है, अजय राज जब थोड़ा आयु में अधिक हो गया था तो अपने पुत्र को शासन सौंप दिया था। और वो शासक कौन था? अर्णोराज। ये भी नाम मिलता है अर्णोराज। और दूसरा नाम मिलता है अन्नाजी। अन्नाजी नाम भी इसका मिलता है। तो ये भी आप दिमाग रखना। और वो तीर्थ स्थल जहां पर अजय राज ने तपस्या प्रारंभ की थी, तपस्या करने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया था, तो वो था पुष्कर तीर्थ। कौन सा तीर्थ स्थल? पुष्कर तीर्थ स्थल में अपनी तपस्या के लिए अपना स्थान चुना था और अपने पुत्र को अपना साम्राज्य सौंप कर चला गया। ये बेसिक पर्सन है, आप सब दिमाग में इतना ही रखना कि पुष्कर में इसने अपनी बाकी की आयु, जितनी भी आयु थी, उसने पुष्कर के तपस्या करके उन्होंने बिताई थी। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी आपको बताया दो चीजें, मैंने अभी आप अब चार चीजें हो चुकी। एक महाराज की उपाधि सिंहराज की याद रखना, एक महाराजा धीराज की उपाधि याद रखना, एक परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि याद रखना, एक तो पृथ्वीराज प्रथम की है, और एक और शासक याद रखना, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला चौहान वंश का दो शासक पूछ रहा है। आगे अगर कोई और उपाधि होगी तो मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी तक मैंने चार नाम आपको बताए। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम मैंने बताया आपको, और अर्णोराज आपको मैंने बताया। ये दो जरूर याद रखना, इन दोनों की ये उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ठीक है, तो ये उपाधियों वाला तो जरूर याद रखना, दुर्लभ्य मेरु हो, और भी मैंने तीन चार उपाधियां बताई थी। तो उपाधि वाला पर्सन हर बार बनता है ना, तो उसको कंप्लीट आप याद रखना। ठीक है, तो परम भट्टारक की उपाधि करने वाले अभी तक दो शासक हो गए अपने पास। एक तो पृथ्वीराज प्रथम हो गया, प्रथम शासक जिसने ये उपाधि धारण की थी ये पृथ्वीराज था। अब द्वितीय शासक जिसने ये उपाधि धारण की है वो अर्णोराज है। ठीक है, बहुत उपयोगी पर्सन है। अब देखो, अर्णराज के बारे में थोड़ी आप जानकारी देखना। अर्णराज का काल भी बहुत उपयोगी काल है ना। अर्णराज के बारे में कौन सा कथन सही?
ठीक है। इसने तुर्कों के आक्रमण को रोका, ये भी सही बात है, क्योंकि तुर्कों का जब आक्रमण होता है ना, तो अजयराज के काल में भी होता है और बाद में ये लंबे समय तक चलते रहता है। जब पृथ्वीराज तृतीय जब मोहम्मद घोरी को पराजित करता है, उसके बाद तक भी आक्रमण होते रहते हैं। तो तुर्कों का आक्रमण अजमेर चौहानों का एक बेसिक जानकारी, ठीक है। मालवा के परवार नरवर्मन को पराजित किया था, ये भी बहुत उपयोगी लाइन है, बहुत कम किताबों में ये आपको चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तुर्क विजय के उपलक्ष्य में इसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, ये भी बहुत उपयोगी लाइन है, क्योंकि किताबों में जानकारी मिलती है कि तुर्कों के आक्रमण से इतना रक्तपात हो गया था, इतना खून बहा था, उस खून को धोने के लिए ही इसने इस झील का निर्माण कराया था, ऐसी हमें जानकारी किताबों में मिलती है। तो अन्ना सागर झील का निर्माण किनकी विजय उपलक्ष्य में करवाया, याद रखना, तुर्क विजय उपलक्ष्य में इसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इस झील का निर्माण का कारण यही था कि युद्ध में जो रक्तपात हुआ था, उस रक्तपात को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया, ठीक है। इसका साम्राज्य सिंधु सरस्वती के प्रदेशों तक विस्तार, सिंधु सरस्वती मतलब कौन सा हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में इसके साम्राज्य का विस्तार था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अजयराज से थोड़ा बेटर शासक था अर्णोराज, ठीक है। यहां तक हमने ये जानकारी पढ़ ली है और इतना आप जरूर दिमाग में रखना, और ये बेसिक जानकारी है, हर किताबों में ये मिल जाती है आपको, आपने भी पढ़ी होगी, है ना, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, ये देखो, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये अच्छा प्रश्न है ना। आप जब भी अजमेर के चौहान पढ़ते हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि गुवकपदित्य, ये मैंने आपको अगर कोई क्लास में याद होगा, तो वो गुवकदित्य की अपनी बहन ने किसके साथ विवाह संपन्न किया था, वो चीज अगर आपको याद होगी, तो वहां से वो क्या होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। और अर्णोराज के समय प्रारंभिक गुजरात के चालुक्यों के शासक के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखना, ये बहुत उपयोगी प्रश्न है, हर बार विद्यार्थी यहाँ आके कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दो आपको चीजें याद रखनी है, एक तो इसके समकालीन शासक जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल थे, दोनों स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि गुजरात के चालुक्य वंश के दो शासक जो अर्णोराज के समकालीन थे, वो जयसिंह सिद्धराज है और कुमारपाल, ठीक है। अब होता क्या है, उसके प्रारंभिक काल में, अर्णोराज के प्रारंभिक काल में शासक होता है सिंहराज, ठीक है ना, सिद्धराज शासक होता है, और सिद्धराज को क्या करता है, अर्णोराज पराजित कर देता है। अर्णोराज क्या करता है, पराजित करता है, और पराजित होने के बाद सिद्धराज क्या करता है, सिद्धराज ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। स्टार लगा के ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि किस चौहान शासक ने सिद्धराज को पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह किया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, अर्णोराज होगा, ठीक है ना। उस अपनी पुत्री का नाम क्या था, कंचन देवी था, ठीक है। ये विवाह हो गया, अभी यहाँ पे शांति स्थापित हो जाती है, और बाद में कहते हैं कि शासक बनता है कुमारपाल, शासक बनता है कुमारपाल, और उसकी एक बहन थी, बहन का नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बहन का नाम, ठीक है, बहन का नाम साहित्य, हाँ, देवल देवी, ठीक है। कुमारपाल की एक बहन थी देवल देवी, देवल देवी, ठीक है। अब देवल देवी और अर्णोराज क्या करते हैं कि चौपड़ का खेल खेलते हैं, और उस खेल में हमें जानकारी मिलती है कि अपने वंश का नाम को लेकर, या उनके वंश की जो तौहीन को लेकर इन दोनों के बीच द्वंद हो गया था, और इसी द्वंद के कारण क्या हुआ, कुमारपाल ने आबू के निकट 1145 ईस्वी में अर्णोराज को पराजित किया था, ठीक है। तो ये दो लाइन याद रखना, एक तो सिद्धराज को अर्णोराज ने पराजित किया और अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह किया था अर्णोराज से, ठीक है। अब कुमारपाल शासक बनता है, और कुमारपाल
के शासक बनने के बाद उसकी बहन होती। ये देवल देवी किसकी है? कुमारपाल की बहन है, याद रखना। कुमारपाल की ये बहन है और ये बहन देवल देवी और अरुणराज चौपड़ खेल खेलते हैं। और इसकी जानकारी किसमें मिलती है? याद रखना, ये जानकारी, ये घटना की जानकारी देता है प्रबंध कोश। ये घटना की जानकारी कौन देता है? प्रबंध कोश में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये दोनों वो चौपड़ का खेल खेल रहे थे और इस खेल में वंश के नाम को लेकर दोनों के बीच द्वंद हो गया था और द्वंद के कारण ही कुमारपाल ने आबू के निकट अजय अरुणराज को पराजित किया था। अरुणराज ने अपनी बहन जलहन का विवाह कुमारपाल से कर दिया था। ये नाम भी जलहन नाम भी इसका मिलता है। तो सिद्धराज अपनी पुत्री का विवाह करता है अरुणराज से और कुमारपाल से अरुणराज अपनी बहन का विवाह करता है, बहन है जिलन। यहाँ कहीं कहीं पुत्री भी मिलता है, पुत्री नहीं है, याद रखना। ये बहुत किताबों में यह गलती की गई है कि अरुणराज की बहन है, ना कि ये पुत्री है। ठीक है, इसका विवाह होता है कुमारपाल से, बाद में शांति स्थापित हो जाती। तो सबसे मुझे लगता है कि अरुणराज के बारे में कोई टॉपिक सबसे ज्यादा उपयोगी है और बहुत विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन बहुत होते हैं। लाइन आती है एग्जाम में, लाइन आती है कि अरुणराज चाणक्य से पराजित हुआ था, परंतु पराजित हुआ भी था और विजेता भी रहा था। दोनों ही बातें, दोनों ही कथन सही हैं। बहुत बार परीक्षा में सब प्रश्न बनता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप सिर्फ एक ये विशेष लाइन ही याद रखते हो, परंतु ये लाइन भी याद रखनी बहुत जरूरी है। तो आप ये घुमा फिरा के आपको कुछ भी पूछ ले, याद रखना है चालुक्य को पराजित किया था, वो चालुक्य से पराजित भी हुआ था। सिद्धराज ने अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह अरुणराज से किया था और अरुणराज ने अपनी बहन जिलहन का विवाह कुमारपाल से किया था। ये दोनों नाम आप जरूर दिमाग में रखना। हरा किससे था? कुमारपाल से था। हराया किसको था? जय सिंह सिद्धराज को हराया। ठीक है, बहुत उपयोगी ये टॉपिक है। अब अरुणराज के बारे में 2 या 3 चीजें और देख लो। ये शैव धर्म का अनुयायी था, ये तो बेसिक जानकारी है। इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ये बहुत उपयोगी लाइन है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो वो अरुणराज था। ठीक है, इसके दरबार में देवबोध तथा धर्मबोध सूरी नामक विद्वान रहते थे। ये तो आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध और धर्मबोध नामक 2 विद्वान रहते थे। ये आप मान के चलो कि आगामी परीक्षा का ये सबसे बेस्ट पर्सन। ठीक है ना, तो ये लाइन आपको रखनी है। इसकी हत्या इसके बड़े पुत्र जगदेव ने की थी। बहुत लोकप्रिय शासक, बहुत प्रसिद्ध शासक, और जिसने अपनी विजय पताका सिंध और सरस्वती नदियों तक लहराई थी। और इसी के 4 पुत्र होते हैं, जो सबसे योग्य, बाद में मैं आगे डिटेल आएगी तब बताऊंगा। यहाँ आपको इतना याद रखना है कि जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और ये पितृहंता कहलाया था। ठीक है, तो ये 10% थे, शायद 10% ही है, हाँ 10% ही है। आज अरुणराज और अजय राज के बारे में मैंने कंप्लीट बता दिया है, कुछ से भी नहीं छोड़ा है। कोई भी परीक्षा, कितने भी स्तर की लेवल की परीक्षा हो, अगर अरुणराज अजय राज के बारे में कोई प्रश्न बनेगा, इस क्लास से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है। देखो, मैं ये चीजें थ्योरी क्लास में भी करवा सकता हूँ, परंतु 20 या 25 मिनट में मैं 2 शासक आपको विस्तार से नहीं पढ़ा सकता और ना ही वो चीजें बोरिंग सी चीजें हो जाती है। इसलिए प्रश्नों से क्या होता है, अभ्यास हो जाता है और परीक्षा का पैटर्न पता रहता है। 20 या 25 मिनट की क्लास में 2 टॉपिक कंप्लीट हो, 2 बिंदु कंप्लीट होना, 2 शासकों के बारे में इतनी जानकारी, इतनी नई जानकारी आपको एडवांस में मिल रही है, तो ये अच्छी चीज है। आप रोजाना राजस्थान इतिहास को आधा घंटा दे रहे हो, आपका अभ्यास हो रहा, आप अच्छे से पढ़ते रहो। इसकी कंटिन्यू क्लास अब रोजाना हमेशा आती रहेगी, वैसे ही चल ही रही है। ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी जोड़ सकते हो और पढ़ते रहो, मेन चीज ये। ठीक है, धन्यवाद।